नमस्कार प्रिय साथियों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर की वन बाय वन करके आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको जानकारी प्राप्त करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका कहने का मतलब क्या है। ट्रांसफार्मर के बारे में जब आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तभी जाकर आपका ट्रांसफार्मर आसान होगा। हाँ, हालांकि ऐसा है, ट्रांसफार्मर ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, ये आसान है। लेकिन ये आसान कब होता है? जब इसको आसानी पूर्वक समझा जाता है। हमेशा किसी टॉपिक को रटने की बजाय उसको समझने की कोशिश करिए, और समझने का फायदा यही होता है कि अच्छी तरीके से हर चीज समझ में आ जाती है। तो वह क्या होता है, आपको एग्जाम की दृष्टि से जो को माइंड के अंदर सेट हो जाता है, और जो समझने के द्वारा जो सेट होती है वह बात कभी भूली नहीं जाती है। रट्टा मारने का एक सिस्टम दूसरा होता है, क्योंकि आप रट्टा किसी और तरीके से मारते हो, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, चेंज होते आपका रट्टा मारे हुआ प्रश्न है जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, इससे अच्छा है आप आज क्या करेंगे, लगातार हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपका देखो कोई भी सवाल हाँ होता है, कोई चीज समझने में आपकी दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है, बात अलग है, वरना मैं आपको इसका कहानी के रूप में समझा दूंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का विवरण एक कहानी के रूप में समझेंगे अपन, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके पार्ट के बारे में। ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या उपयोग होता है और क्या काम आता है। ट्रांसफार्मर का कार्य, इसका सिद्धांत है, तो इसका कार्य क्यों किया जाता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, ये सब क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखो समझने वाली बात यह है, ट्रांसफार्मर सबका देखा हुआ है, कहाँ पर लगता है ये भी देखा हुआ है, क्या इसका उपयोग होता है, एक दो को छोड़कर सभी को पता है ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, ये देखो जनरल साइंस से रिलेटेड भी है, और विशेष तौर से उनके लिए जिसने ट्रेड, जिसका सब्जेक्ट ट्रेड है। जैसे लोको पायलट के अंदर देखो ट्रेड आएगा, है ना, सेकंड स्टेज के अंदर आपका ट्रेड है, ट्रेड में ट्रांसफार्मर का बहुत महत्व है। ठीक है, आप अगर देखो वायरमैन वगैरह ना, टेक्नीशियन वाली, उसमें भी आपका ट्रांसफार्मर का बहुत योगदान रहता है। तो आप क्या करिएगा, ट्रांसफार्मर है जो कि सेकंड स्टेज में तो आपको काम आएगा ही आएगा। उससे पहले देखो आपका साइंस से रिलेटेड भी मैं आपको इसके अंदर सवाल बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर को समझने से पहले एक चीज समझिएगा, ट्रांसफार्मर का नाम के बारे में देखिए। फिर ट्रांसफार्मर का नाम आपको देखने में कैसा लग रहा है, ट्रांसफार्मर, अच्छी तरीके से समझ गए ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। लेकिन इसका हिंदी नाम किसी को बहुत कम को पता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, सभी को नहीं पता है, बहुत सारों को पता भी है, लेकिन एक दो ऐसे भी है जिसको ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम नहीं पता है। तो ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है, परिणामित्र। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम है परिणामित्र। परिणामित्र यानी आपका ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि इसका देखो नाम कंफ्यूज की वजह से गलत कब होता है, वहां पर देखो रेलवे एग्जाम के अंदर हमेशा दो टाइप होती है, यानी जिसने भाषा हिंदी चूज कर रखी है ना, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हिंदी में जब भी आएगा तो वहां पर पूछेगा परिणामित्र का कार्य क्या होता है। क्या होता है, परिणामित्र का कार्य क्या होता है। अब हमारी एक दिक्कत है, इंग्लिश हमें पढ़ने नहीं आती, क्योंकि वहां पर नीचे यह भी लिखा हो गया है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो वहां इंग्लिश वाला कौन पढ़े, हमें तो सबसे पहले जो हिंदी वाला ऊपर उसको देखेंगे, और वहां पर हिंदी वाले में ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा परिणामित्र। तो परिणामित्र मिलेगा, तो परिणामित्र का देखो सबको नाम पता है, तो आप करेंगे कि ट्रांसफार्मर और परिणामित्र दोनों सेम ही चीज है, बस नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों का चेंज किया गया है। वहां पर दिया गया है परिणामित्र का कार्य क्या है, धारा को बढ़ाना या घटाना, या फिर वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, या फिर उपरोक्त ए व बी दोनों, या फिर आवृत्ति को बढ़ाना या फिर घटाना। तो वहां पर आपको पता है ट्रांसफार्मर और परिणामित्र का कार्य सेम ही है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों, यानी धारा व वोल्टेज को आदान, जो कि स्टेप अप व स्टेप डाउन करना। क्या करना, स्टेप अप व स्टेप डाउन, यानी घटाना या फिर बढ़ाना। चलो समझिए, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर और परिणामित्र के नाम के बारे में। उसके बाद में देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है T/F, यानी इसको आप TF के नाम से जान सकते हैं। लेकिन आपको देखो ट्रांसफार्मर सब लोग बोलते हैं और TF बहुत कम लोग बोलते हैं। TF
लेकिन इसका गांवों में उसका नाम क्या निकाल रखा है, डिप्पी। क्या निकाल रखा है, डिप्पी। सुना है सबने, डिप्पी इसको क्यों कहते हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड डिप्पी तो कोई नाम तो है नहीं, ठीक है, डिप्पी इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन देखो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट टीएफ बना, टीएफ से हो सकता है किसी ने टीपी बनाया, और टीपी से किसी ने डिप्पी, एक दो के मुंह से सुन लिया होगा, और सुन लेने के बाद में गांव में भी ये परंपरा चल पड़ी, और उसके बाद से ये परमानेंट हो गया। गांव में इसको ट्रांसफार्मर मुश्किल से 1 या 2 लोग बोलते हैं, जबकि बाकी लोग इसको क्या बोलते हैं। आज गांव में सप्लाई नहीं है तो हमारे वाले गांव वाली डिप्पी के अंदर कोई समस्या हो गई, हमारे गांव के अंदर जो मेन डिप्पी थी उसके अंदर समस्या हो गई, जबकि हमारे गांव के अंदर डिप्पी कहाँ होती है, वो तो टीएफ या फिर ट्रांसफार्मर होता है, या फिर हिंदी में कहे तो परिणाम मित्र होता है। तो वह समस्या किसमें होती है, ट्रांसफार्मर है। और गांवों के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए वह तो आगे बताएंगे, उससे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपका ग्रिड सब स्टेशन से आपके 132 केवी जीएसएस होता है, उससे आपको कितनी सप्लाई मिलती है, 33,000 वोल्टेज। वहां पर आती कितनी है, 132 केवी जीएसएस में 132 किलो वोल्ट आपकी विद्युत आती है। वहां से क्या करते हैं, उसको स्ट्रेप डाउन करके, ट्रांसफार्मर के द्वारा स्ट्रेप डाउन करके हमारा छोटा जीएसएस होता है, जिसको छोटा ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसको सब स्टेशन बोल दो, ठीक है, एसएस बोल दो, सब स्टेशन। एक होता है ग्रिड सब स्टेशन, एक होता है सब स्टेशन। तो उसको आप 33 केवी जीएसएस बोल सकते हैं। ग्रिड सब स्टेशन बोले तो 33 केवी जीएसएस, ठीक है। 33 केवी जीएसएस के अंदर क्या होता है, वहां पर जो 33 केवी सप्लाई आती है, ठीक है, 33 केवी सप्लाई आती है, उसको उसने क्या कर लिया, ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट करवा दिया, उसको क्या कर दे, और जो कि आपका स्टेप डाउन करके 11,000 केवी 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे गांव को सप्लाई दे देते हैं। अब मान लीजिए हमारे गांव को सप्लाई मिल गई 11,000 वोल्टेज। अब 11,000 वोल्टेज को हम क्या करें, हमारे घरों के अंदर तो साधारण अगर उपकरण वगैरह है वो तो किससे चलेंगे, 220 वोल्टेज से या फिर 230 वोल्टेज से, हाईएस्ट भी कहे तो 250 वोल्टेज मान लो, उससे अधिक तो हमारे वोल्टेज सेंड करने की हमारे उपकरणों की तो क्षमता है नहीं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए आपके गांव के अंदर 11,000 वोल्टेज है जो कि प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, 11,000 वोल्टेज आपके गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और हमें चाहिए ओनली 220 से 230 वोल्टेज। तो आपका क्या होता है, 11,000 वोल्टेज में हमारे गांव के अंदर इंटर हो गए। गांव के अंदर एक छोटा ट्रांसफार्मर और लगा होता है, ठीक है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, जैसे वो जितना बड़ा गांव होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। छोटा गांव होता है तो 1 से काम चल जाता है, और बड़ा होता है तो 3-4 लग जाता है। तो मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर में वह 11,000 वोल्टेज इनपुट हो गए, तो हमें चाहिए कितने, अगर 3 फेज लाइन है तो हमें 650 वोल्टेज चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 650 वोल्टेज को इससे आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मैं आपको बता दूंगा स्टेप डाउन और स्टेप अप का कार्य क्या होता है, ठीक है। स्टेप अप व स्टेप डाउन का कार्य क्या होता है तो वह आगे बता दूं। तो उससे पहले एक साधारण जानकारी थी कि गांव के अंदर आपके 11,000 वोल्टेज इनपुट हो गए, और हमें वापस कितने दे दिए, 650 वोल्टेज। ये हो गए आपके 3 फेज एसी की। 3 फेज एसी में आपको 650 वोल्टेज दे दिए। उसमें से देखो 3 फेज होते हैं RYB, ठीक है। तो तीनों फेज के अंदर आपको, यानी आपको 3 तो फेज मिल गए, एक आपको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वह ट्रांसफार्मर से नहीं मिलेगा आपको, वह अलग से जो किसी प्रकार से अर्थिंग के माध्यम से आप न्यूट्रल बना सकते हो, ठीक है। उससे 3 फेज वाले एक वायर से आप फेज ले लीजिए और एक न्यूट्रल ले लीजिए, उससे आपको एक फेज में जो सप्लाई मिलेगी वह कितनी मिलेगी, 230 वोल्टेज, 230 वोल्टेज सप्लाई मिलेगी। तो क्या हो गया, 400 से, यानी आपका 400 केवी किलो वोल्टेज से आपका 230 वोल्टेज किस प्रकार बनता है, यह आप समझ लिए। आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक जब आपकी स्टेप डाउन व स्टेप अप की बात आएगी उस समय आपको आसानी से समझा दूंगा। तो ये हो जाएगी आपकी बेसिक जानकारी। इसके बारे में सबसे पहले हम विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके जानकारी प्राप्त करेंगे, उससे आपको आसानी से कंप्लीट आसान समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, लगातार हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, जिससे भी आपका ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इस चित्र के ऊपर ध्यान से देखिए। यह आपको चित्र अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यह किस चीज का ट्रांसफार्मर है भाई? यह चित्र किस चीज का है? ट्रांसफार्मर का। इसको क्या बोलते हैं? परिणामित्र। क्या बोलते हैं? परिणामित्र। लिखो, इसको बोलते हैं परिणामित्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिणामित्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। तो लिखो इसको इंग्लिश में ट्रांसफार्मर, हिंदी में परिणामित्र, और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको T/F। लिखो T/F। ठीक है, लेकिन इसके साथ में अब मैं आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त कराऊंगा इसके पार्ट के बारे में। क्या हो जाएगी? इसके पार्ट की जानकारी। तो चलो नाम के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव होने की वजह से आपको मिटाना पड़ रहा है, तो चलिए इसमें ज्यादा कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं, एक एक करके समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये ऊपर आपको दिख रहा है एक ड्रम की आकृति का, एक देखो चित्र दिख रहा है ना, ये आपको ऊपर वाला दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर। ठीक है, इसका कार्य मैं आगे बता दूंगा। सबसे पहले इसके नाम के बारे में पता कर लो। ये जो ऊपर ड्रम के आकार का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। ये कहां पर लगा होता है? मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है। इसका कार्य क्या होता है मैं आगे बता दूंगा। सबसे पहले देखो मैं जो जो पार्ट बताऊं उसको आप देखो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यह आपको देखो बाहर एक जालीनुमा आकृति दिख रही है। ये एक देखो जालीनुमा आकृति दिख रही है, इसको आप बोलते हैं कूलिंग ट्यूब या फिर रेडिएटर। क्या बोलते हैं? कूलिंग ट्यूब। क्या बोलते हैं? कूलिंग ट्यूब या फिर रेडिएटर। क्या बोलते हैं? रेडिएटर। अब सबको पता है, यहां पर देखो कूलिंग ट्यूब का नाम आते हैं, आपको पता चल गया इसका कार्य क्या होता है। या फिर रेडिएटर आते हैं, आप समझ गए रेडिएटर का कार्य। रेडिएटर गाड़ियों के अंदर लगता है, क्यों लगता है? वह गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, वह ठंडी हवा को अवशोषित करके इंजन की तरफ फेंकता है, जिससे कि आपका इंजन, गर्म इंजन ठंडा हो जाता है। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया इसके अंदर है। यह ट्रांसफार्मर के बाहर की साइड लगा हुआ होता है और इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना और ट्रांसफार्मर को ठंडा करना। ठीक है, ऑयल को ठंडा करेगा तो ट्रांसफार्मर को करेगा, क्योंकि ये एक इतनी बड़ा उपकरण है जिसमें देखो क्या करेंगे, इतने बड़े के अंदर जो भी आपकी प्रोसेस होगी, तो इतनी बड़ी प्रोसेस होने के बाद में ये बिल्कुल गर्म होगा। ये तो सबसे पहली बात है, ये गर्म तो होगा। और इतना बड़ा ट्रांसफार्मर अगर गर्म होगा, ये अपने आप हवा से तो ठंडा होगा नहीं। इसको ठंडा करने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो बाहर की साइड क्या लगाया जाता है? कूलिंग ट्यूब या फिर रेडिएटर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका रेडिएटर का मतलब यहां पर देखो गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा। तो ये देखो ऊपर की साइड एक पाइप लगाई गई है, एक नीचे की साइड है। तो गर्म ऑयल यहां से आएगा और यहां से आकर देखो बूंद के रूप में नीचे गिरेगा। तो यहां से देखो गर्म ऑयल इसमें आ जाएगा, फिर बूंदों के रूप में नीचे गिरेगा। तो यहां से देखो यहां तक आएगा, तो ये ऑयल क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर इस पाइप के द्वारा वापस चला जाएगा। तो गर्म ऑयल है जो बाहर आ जाएगा रेडिएटर के अंदर और ठंडा ऑयल वापस चला जाएगा। इससे कि आपका ट्रांसफार्मर गर्म होकर फटने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, यहां पर यह देखो आपको दिख रहा है मुख्य टैंक। क्या होता है? मुख्य टैंक। मुख्य टैंक बड़ा वाला बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, यह आपका मुख्य टैंक होता है। इसके अंदर क्या होता है? यह देखो एक लोहे का बनाया गया एक चौकोर पार्ट है। इसके अंदर आपकी वाइंडिंग की गई कोर होती है और इसके अंदर पूरे के अंदर ऑयल भरा रहता है। ठीक है, इसके अंदर पूरे के अंदर ऑयल भरा रहता है और ऑयल के अंदर डुबोई जाती है आपकी वाइंडिंग की हुई कोर। ठीक है,
तो इसके अंदर डुबोई जाती है। ये पूरा किससे भरा जाता है? ऑयल से भरा जाता है। ये यहां तक ऑयल से भरा गया है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, ये ऑयल से पूरा भर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये ऊपर से कहीं से खुला नहीं है, तो इसमें ऑयल कहां से डालेंगे? तो यहां देखो, इसके ऊपर यहां एक होता है ऑयल इनलेट वाल। क्या होता है? ऑयल इनलेट वाल यहां पर होता है, जिसके द्वारा ऑयल डाला जाता है। एक मिनट, ऑयल इनलेट वाल, ठीक है। अब आपको पता है ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, किससे भरा गया है? ऑयल से भरा गया है। तो मान लीजिए इसको कभी खाली करना हो, आपको क्या करना हो? खाली करना हो, तो क्या इतने बड़े को उल्टा करना संभव है? क्या इतने बड़े को उल्टा करना तो संभव है नहीं। तो इसको क्या करेंगे? इसके नीचे की साइड, मान लीजिए यहां पर आउटलेट वाल, ठीक है। नीचे की साइड में एक आपको एक वाल लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑयल आउटलेट वाल। यहां से देखो, इस वाल को खोलो और पूरे के पूरे ऑयल को यहां से निकाल दो और खाली कर दो। उसके बाद में आप ट्रांसफार्मर को कहीं पर अगर देखो रिपेयरिंग वगैरह की जरूरत हो तो इसको इधर उधर ले जाया जा सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा भरा हुआ तो चलता नहीं है, तो इसको क्या करना है? खाली करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑयल इनलेट वाल, ये हो जाएगा ऑयल आउटलेट वाल। अब देखो यहां पर, ये देखो क्या दिख रही है आपको? बुशिंग। ये क्या हो जाएगी? आपकी बुशिंग हो जाएगी। अब बुशिंग का कार्य क्या होता है? बुशिंग क्यों लगाई जाती है? यहां पर देखो आपको टर्मिनल दिख रहे हैं ना, ये टर्मिनल है, ये आप टर्मिनल दिख रहे हैं, ये भी आपको क्या है? टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल। ये देखो एक साइड नीचे टर्मिनल है, एक साइड ऊपर है। यहां पर कितने टर्मिनल दिख रहे हैं आपको? 3 इधर है, 3 इधर है, 6 टर्मिनल दिख रहे हैं ना। हो सकता है कईयों में 8 भी हो, तो 8 हो तो एक इसका किसका हो जाता है? इसमें देखो 4 दिख रहे हैं ना। तो मुख्य रूप से आपके 3 टर्मिनल होंगे, ठीक है। यानी 3 फेज होता है ट्रांसफार्मर, आपका सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है, ठीक है। यहां पर देखो इस साइड में जो भी दिख रहा है ना, ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल होंगे। किसके? प्राइमरी, प्राथमिक टर्मिनल। यहां पर आगे के साइड दिख रहे वह द्वितीय टर्मिनल, यानी सेकेंडरी टर्मिनल। अब प्राथमिक और सेकेंडरी में अंतर क्या है? प्राथमिक का मतलब यहां पर सप्लाई दी जाती है, और सेकेंडरी का मतलब, द्वितीय टर्मिनल का मतलब होता है यहां से आपका लोड लिया जाता है, ठीक है। यह हो जाएगा आपका टर्मिनल, ठीक है। अब कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? कंजर्वेटर लगाया जाता है मुख्य टैंक के ऊपर। क्या लगाया जाता है? मुख्य टैंक के ऊपर जो लगाया जाता है, कंजर्वेटर लगाया जाता है। इस कंजर्वेटर में क्या भरा जाता है? तेल भरा जाता है, ठीक है। इसको पूरे को तेल से भरा जाता है। इसमें देखो बिल्कुल भी इसका स्पेस नहीं होना चाहिए, तो यहां से भरा जाता है। यहां से देखो एक पाइप है, इस पाइप के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब कंजर्वेटर को कभी पूर्णतया नहीं भरा जाता है। कंजर्वेटर को कहां तक भरा जाता है? यहां तक आधा रखा जाता है। आधा क्यों रखा जाता है? कि जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई समस्या होगी, मान लीजिए किसी कारणवश इसका जो कि ऑयल आपका कम पड़ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑयल कम पड़ गया? और आप अगर तुरंत इसके अंदर ऑयल नहीं डालोगे तो उसमें क्या रहेगा? आपका स्पेस रहेगा। स्पेस रहेगा तो इसके अंदर हवा जाएगी, हवा जाएगी तो आपकी जो कि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होगी। इससे अच्छा है इसको हमेशा पूर्णतया भरा रखना जरूरी है, ठीक है। उसको भरा रखने के लिए यहाँ पर देखो कंजर्वेटर के अंदर क्या भरा जाता है? आपका ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। तो जितना भी इसके अंदर मान लीजिए 2 बूंद का स्पेस हुआ, तो अपने आप इसमें से 2 बूंदे ले लेगा। इसमें से 2 बूंद के अपने आप ले लेगा। 1 लीटर का स्पेस हुआ तो 1 लीटर अपने आप ले लेगा, ठीक है।
और यहां से देखो कंजर्वेटर के द्वारा आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहां पर क्या लगाया जाता है, एक ऑयल गेज लगाया जाता है। यहां पर देखो एक दिख रहा है ना गेज, इसको बोलते हैं ऑयल गेज, ऑयल ये आपका ऑयल गेज लगा है, जिससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर ऑयल का जो कितना भाग अभी बचा है या फिर खाली हो चुका है। तो खाली होने से पहले इस कंजर्वेटर में ऑयल भरा जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंजर्वेटर है जो कि इसका ऑयल का स्थान है जो कि संभालता है, क्या करती है, ऑयल की पूर्ति करता है, इसलिए इसको ऊपर की ओर लगाया जाता है। इस कंजर्वेटर का एक पाइप तो देखो ट्रांसफार्मर के मेन सिरे से जुड़ा होता है, ट्रांसफार्मर के मेन सिरे से जुड़ा होता है, जबकि इसका दूसरा सिरा है, एक साइड एक पाइप। तो कंजर्वेटर में एक पाइप लगाकर उसमें क्या लगाया जाता है, ब्रीदर, क्या लगाया जाता है, ब्रीदर। कंजर्वेटर के अंदर है, कंजर्वेटर का देखो एक पाइप तो यहां से मेन टैंक से जुड़ जाता है, फिर एक दूसरी पाइप निकलती है, उसके द्वारा एक ब्रीदर लगाया जाता है। ठीक है, और ब्रीदर का कार्य क्या होता है, यानी मान लीजिए ट्रांसफार्मर हवा के साथ है जो कि नमी चली जाती है, ट्रांसफार्मर में हवा के साथ है जो कि नमी चल जाती है, तो नमी जाएगी तो ट्रांसफार्मर के अंदर नुकसान होगा। तो उसको सोखने के लिए आपकी कंजर्वेटर के साइड में क्या लगाया जाता है, ब्रीदर। ब्रीदर के अंदर क्या भरी जाती है, सिलिका जेल भरी जाती है। ठीक है, सिलिका जेल भरी जाती है, तो सिलिका जेल का कार्य क्या होता है, नमी को सोखना, क्या होता है, नमी को सोखना। तो इसलिए इसको आप विशेष तौर से आपको कंजर्वेटर अलग से बताऊंगा, उस समय आपको ब्रीदर के बारे में और सिलिका जेल के बारे में आसानी से बता दूंगा। इसके बाद में ये हो जाएगा ब्रीदर। ब्रीदर कहाँ लगा जाता है, इस कंजर्वेटर के उस साइड में, दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका थोड़ा ट्रांसफार्मर का आकार उस साइड में है। चलो फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कंजर्वेटर में क्या लगाई जाती है, ब्रीदर। ब्रीदर भी ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ठीक है, तो ब्रीदर किस में लगाया जाता है, किस क्वेश्चन किस प्रकार बन जाता है कि यहां से उपरोक्त साधारण में से आपका ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर मेन टैंक में नहीं लगता है, कंजर्वेटर में लगता है। ठीक है, एक और होता है आपका बुकोल्ज रिले। क्या होता है, बुकोल्ज रिले, लिखो बुकोल्ज रिले, बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले सबकी देखी हुई है, जिसने ट्रेड में पढ़ा है उसके तो सबके देखी हुई है। ठीक है, तो बुकोल्ज रिले लगती है यहां पर कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है। इसका कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कभी भी उच्च टेम्परेचर हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने से पहले ये रिले अपने आप ट्रिप हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर को भयंकर नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, ये जो कि आपके बुकोल्ज रिले है, जिसका कार्य क्या होता है, जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो इसकी वजह से मान लीजिए कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपकी कूलिंग पाइप से ट्रांसफार्मर ठंडा नहीं होता है। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन होती है, इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, जिससे देखो आपकी इस कूलिंग पाइप से ये ठंडा नहीं होता है। और बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों क्या होता है, यहाँ पर फैन लगाए जाते हैं। इस ट्रांसफार्मर जो कि कूलिंग पाइप के बाहर की साइड में ना फैन लगाए जाते हैं, इस फैन के द्वारा इसको ऑयल को ठंडा करते हैं और ठंडा कर करके काम चलाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर जैसे ग्रिड सब स्टेशनों की कंडीशन ये हो जाती है कि 3 ट्रांसफार्मर की जरूरत है और वहां पर 2 ट्रांसफार्मर से काम चलाया जा रहा है। ठीक है, 132 केवी जीएसएस में 3 ट्रांसफार्मर की जगह 2 ट्रांसफार्मर से काम चलाना इतना मुश्किल होता है, वो तो आप किससे पूछे, 132 केवी जीएसएस के कर्मचारियों से जाकर पूछो उसकी हालत क्या हो रखी है। ठीक है, उसको ज्यादा अगर सप्लाई में ज्यादा कटौती कर दो तो वैसे समस्या, और नहीं करो तो ये काम नहीं करता है। ये इतना ज्यादा हीट होकर क्या कर देता है, आपके टेक्नीशियनों को इतना ज्यादा प्रेशर कर देते हैं, गर्म होता रहता है, ट्रिप होती रहती है, गर्म होता है, ट्रिप होता है। इसके क्या करते हैं, इसको फैन लगा कर किसानों का काम चलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या लगाया जाए, इसमें फैन लगाया जाता है। और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि फैन लगाने के बावजूद भी आपका ऑयल ठंडा नहीं होता है, ऑयल ठंडा नहीं होता है, इसके अंदर भयंकर टेम्परेचर हो जाता है। उस समय ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की कंडीशन में हो जाता है। तो ब्लास्ट होने की कंडीशन में होने से पहले आपकी जो बुकोल्ज रिले है ये क्या कर देगी, ये संपर्क तोड़ देगी। ये संपर्क तोड़ देगी तो आपका ट्रांसफार्मर है जो कि इसको बुकोल्ज रिले को आप क्या कहेंगे, सुरक्षा युक्त। ठीक है,
इसके अंदर एक छोटा सा क्या लगाया जाता है, तापमापी। क्या लगाया जाता है, तापमापी। यानी इसमें इसका टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक पर लगाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक पर लगाया जाता है तापमापी, थर्मामीटर, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, इनलेट वाल्व हो गया, और इसके अंदर आपका तेल भरा जाता है, मुख्य टैंक होता है। इसके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है। मुख्य टैंक के अंदर क्या की जाती है, ब्रीदर है। तो आप किसका पार्ट है, लिखो इसको, ब्रीदर। इसके अंदर मुख्य टैंक के अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग। क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। अब इसके अंदर एक चीज और बताऊं, मान लीजिए इसमें इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होगी जिससे कि आपके रिले से भी काम है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसे बोला जाता है कि आपको यह काम करना है, और मानव जाति है, भूलने की समस्या तो सबके अंदर होती है, तो व्यक्ति ही भूल जाता है कि हमें करना क्या है। तो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो मान लीजिए भूल भी जाता है, और कभी खुद की कंडीशन ऐसी हो जाती है, काम करने की हिम्मत भी नहीं रहती है। तो कई बार इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि आपके ग्लूकोज रिले भी मना कर देती है, ये काम हमसे नहीं होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर, मान लीजिए किसी खराब हो गई होगी, और जब इसकी जरूरत होती है उस समय यह खराब हो जाती है, ठीक है। खराब हो जाती है, तब क्या करें भाई, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, हमें इस 2 के ऊपर छोड़ा है। सबसे पहले तो कूलिंग ट्यूब पे छोड़ा, भाई आपको ठंडा करना है और आपको काम चलाना है। तो सबसे पहले तो आप किसको सौंप दिया, कूलिंग ट्यूब को, रेडिएटर को सौंप दिया, आप ठंडा करो, अपना काम चलाओ। और इसके साथ में एक असिस्टेंट दे दिया भाई, रिले को, ग्लूकोज रिले को भी दे दिया, बोला कूलिंग पाइप से अगर ठंडा नहीं होता है तो आप क्या करिए, ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर को ऑफ कर दीजिए, ताकि ये ब्लास्ट होने से बच जाएगा। लेकिन ये दोनों ही उत्तर दे देते हैं। जब ये दोनों उत्तर दे देते हैं, तब आपका ट्रांसफार्मर किसके आधार पर बंद होगा, ये तो ब्लास्ट होगा, लेकिन नहीं होगा। एक होती है आपकी एक्सप्लोजन वेंट। क्या होती है, ये देखो, आपको एक उल्टे जे के आकार की पाइप दिख रही है ना, ये होती है एक्सप्लोजन वेंट। क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट का कार्य क्या होता है, जब इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, जब ये ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की कंडीशन में होता है, उस समय ऑयल की जो गैस होती है, इसको एक्सप्लोजन वेंट के द्वारा क्या फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। जिससे क्या हो जाता है, इसके अंदर की जो भी टेम्परेचर की गैस थी वह निकल गई, ट्रांसफार्मर आपकी सेम कंडीशन में आ गया। तो लास्ट में जब ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं, उस समय आपका एक्सप्लोजन वेंट ही कार्य करता है, ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट कार्य करता है। तो चलिए, सबसे पहले मुख्य पार्टों के बारे में आपने आसानी पूर्वक समझ लिया होगा। तो चलिए लिखने की कोशिश करें। चलो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। और लिखने से अच्छा है आप साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना कम दूरी में ये ज्यादा लिखा हुआ आपको बाद में समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लगातार साथ में समझने की कोशिश करिए। ये बुशिंग है, ब्रीदर है, बुशिंग कहाँ पर है, ब्रीदर कहाँ है, टर्मिनल कहाँ है, एक्सप्लोजन वेंट कहाँ है, आपका मुख्य टैंक कौन सा है, रेडिएटर कौन सा है, वाइंडिंग कौन सी है। वाइंडिंग तो इसमें आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन इसके अंदर होती है। मैं आपको वाइंडिंग का विस्तार पूर्वक आगे बता दूंगा। यहाँ पर देखो, कंजर्वेटर टैंक है, ऑयल गेज है, प्राथमिक टर्मिनल है, ग्लूकोज रिले है, कूलिंग, रेडिएटर, तापमापी, ये सब आपको जब आप मैं बताता हूँ उस समय आप साथ साथ चलिएगा, ताकि ये बाद में आपको समझने में कोई प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो चलिए, इसके बाद में देखो, चलो आगे लिखवा दूं। चलो, अब यहां से देखो, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। मेन पॉइंट लिखो, ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति है। स्थितिक युक्ति है, ठीक है। इसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं है, इसमें कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं है, यानी एक स्थिर व्यक्ति। इसमें देखो, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो घूमता है। तो आपको पता है, जो कोई वस्तु स्थिर होगी तो उसमें तो देखो हर प्रकार की हानियां तो कम होगी। जो कोई वस्तु गाड़ी चलती है
तो चलती है तो उसमें देखो ईंधन भी खर्च होता है, टायर भी होता है, उसमें ड्राइवर भी चाहिए, उसकी देखो रात में चलाते हैं उसके लाइट भी चाहिए, उसका अगर कागज भी चाहिए, इसमें बहुत सारी जो स्तर नहीं होके जो चलने वाली कोई भी वस्तु है इसके अंदर आपको बहुत सारी हानियां होती है। लेकिन जो स्थिर युक्ति होती है उसके लिए आपको कम हानियां होती है, और जिसकी भी हानियां कम होती है उसकी दक्षता 100% रहने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करती है। जो विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण दूसरे परिपथ में स्थानांतरण कर देता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर क्या आपकी एक स्थिर युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी स्थानांतरित कर देता है। दूसरा लिखो, ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज व धारा को सुगमता पूर्वक स्टेप डाउन व स्टेप अप कर सकता है। लिखो, ट्रांसफार्मर वोल्टेज व धारा को स्टेप अप व स्टेप डाउन सुगमता पूर्वक कर सकता है, सुगमता पूर्वक कर सकता है। ठीक है, लिखो, ट्रांसफार्मर है जो विद्युत धारा व वोल्टेज को सुगमता पूर्वक स्टेप अप व स्टेप डाउन कर सकता है। और तीसरी चीज लिखो, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली की वाइंडिंग की आवृत्ति समान रहती है, कि आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, ये देखो, इस तीनों पॉइंट के बारे में आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो स्थितिक युक्ति है। भाई ये एक चलने वाला पुर्जा नहीं है, इसमें सभी के सभी स्थिर पुर्जा है, यानी एक भी पार्ट घूमने वाला नहीं है। तो इसमें देखो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में कन्वर्ट कर देता है। अब आप कहेंगे कि मोटर में तो क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मोटर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो इसमें तो हर प्रकार से देखो आपके घूमने वाला भाग है, आर्मेचर रोटर है, ये सब घूमता है, उसकी वजह से आगे बढ़ता। जबकि इसके अंदर तो कोई घूमने वाला पुर्जा है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक परिपथ से दूसरे परिपथ को विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ये किसके आधार पर करता है? तो ट्रांसफार्मर हमेशा चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज व धारा को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है। भाई वोल्टेज व धारा को स्टेप, अब यहां पर देखो बहुत सारों की ये डाउट होगी कि धारा को कब करने लग गया। ठीक है, हमेशा एक चीज आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिल जाएगी
क्योंकि ये चीज तो सब जगह सुनने को मिल जाएगी, वोल्टेज को स्टेप डाउन व स्टेप अप तो कर लेगी, लेकिन आपको पता है जब वोल्टेज स्टेप अप होगा तो धारा क्या होगी, डाउन। जब धारा अप होगी तो वोल्टेज क्या होगा, डाउन। दोनों अप, स्टेप अप व स्टेप डाउन हुआ या फिर नहीं हुआ, इसलिए वोल्टेज व धारा दोनों स्टेप व स्टेप डाउन या स्टेप अप जरूर होती है। जब वोल्टेज स्टेप अप होगा तो धारा क्या होगी, डाउन, और डाउन होगा तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलिए वोल्टेज व धारा को स्टेप अप व स्टेप डाउन सुगमता पूर्वक कर सकता है। कौन कर सकता है, ट्रांसफार्मर। अब यहां पर देखो, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप अप का मतलब होता है जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, इसको मान लीजिए, स्टेप अप का मतलब होता है 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज यहां पर आपने इनपुट करवाई, और यहां पर देखो आपने 33,000 वोल्टेज प्राप्त कर लिए। लिखो यहां पर 11,000 वोल्टेज इंटर करवा के आपने 33,000 वोल्टेज प्राप्त कर लिए। तो ये आपका ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कौन सा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में प्राप्त करना, क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब यहां पर देखो एक नाम आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या आता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है यहां पर मान लीजिए 33,000 वोल्टेज इंटर करवाओ और 11,000 वोल्टेज प्राप्त, क्या करवाओ, 33,000 वोल्टेज इंटर करवाओ और 11,000 वोल्टेज आउटपुट में प्राप्त कर लो। तो ये क्या है, आपका वोल्टेज देखने में क्या लग रहा है, डाउन लग रहा ना, तो डाउन लग रहा है। स्टेप अप डाउन, स्टेप अप किसको करेंगे, जिसमें वोल्टेज अधिक मिलेंगे आउटपुट में, और जिसमें वोल्टेज कम मिलेंगे आउटपुट में उसको स्टेप डाउन कहेंगे। समझ में आ गया, स्टेप अप व स्टेप डाउन है। तो जिसमें वोल्टेज कम प्राप्त होता है आउटपुट में वह डाउन कहलाता है, जिसमें अधिक होता है उसको अप कहेंगे, जिसमें कम होता है उसको डाउन कहेंगे। ठीक है, तो स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों के बारे में समझ लिए होंगे। उसके बाद में देखो तीसरी बात है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व दूसरी कुंडली की आवृत्ति समान रहती है। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि ऑप्शन में आ जाता है ट्रांसफार्मर किन किन को बदलता है आपस में, तो ऑप्शन में आ जाता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज आ जाता है तो वोल्टेज को जरूर बदलता है। ट्रांसफार्मर है जो कि विद्युत धारा को, बिल्कुल धारा को, क्यों वोल्टेज बदलता है तो धारा तो अपने आप बदलेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए वोल्टेज व धारा को स्टेप अप व स्टेप डाउन करेगा। लेकिन याद रखें, नोट लगा के लिखे, ट्रांसफार्मर कभी भी आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है। क्या करता है, ट्रांसफार्मर कभी आवृत्ति को परिवर्तन नहीं करता है। आवृत्ति दोनों वाइंडिंग की सेम रहती है। ठीक है, आवृत्ति दोनों वाइंडिंग की सेम रहती है, इसलिए ट्रांसफार्मर चाहे कितने केवी का लगवा लो उसमें आवृत्ति क्या रहेगी, समान रहेगी। जितनी आवृत्ति पीछे से आती है उतनी आगे जाती है। ठीक है, आवृत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। चलो लिखो, लिख लिया होगा। चलो मैं मिटा देता हूं इसको ना। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज नोट करने वाली है कि ट्रांसफार्मर है, इसकी लिखो, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग आपस में संयोजित नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडली आपस में संयोजित नहीं होती है। फिर इसका संपर्क किसके द्वारा होता है, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है, ये विद्युत रूप से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, विद्युत रूप से नहीं होती है, विद्युत रूप से नहीं होती है।
नहीं होती है, लेकिन किससे होती है? चुंबकीय रूप से। चुंबकीय रूप से ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग विद्युत रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है। किसके रूप में जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप में संयोजित होती है। ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप ये ट्रांसफार्मर की क्या रहती है? बीच वाली कोर, और कोर पे दोनों पे मान लीजिए ये आपकी कौन सी है? प्राथमिक कुंडली, ये आपकी दूसरी कुंडली। कौन सी? द्वितीय कुंडली। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। अब ये देखो, ये तो यहां से गई, यहां घूम के वापस आ गई, ये यहां से यहां घूम के वापस आ गई। अब आप कहेंगे इसको 11,000 वोल्टेज दे के वहां पर 33,000 वोल्टेज किस प्रकार प्राप्त कर रहे हो? ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ये एक विद्युत रूप से नहीं जुड़ी है, लेकिन इसमें बीच में क्या है? चुंबकीय रूप है। यह विद्युत रूप से नहीं, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। किस रूप से? चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। तो लिखो, ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडली आपस में संयोजित नहीं है, विद्युत रूप से नहीं है, लेकिन ये चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, लिखो। अब एक चीज और याद रखो, ट्रांसफार्मर कभी डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, कार्य करता है, डीसी पर नहीं। डीसी पर नहीं। ठीक है, लिखो, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। लिखो, डीसी पर कार्य नहीं करता है। और अगर किसी कारणवश ट्रांसफार्मर के अंदर आप डीसी सप्लाई पहुंचा देते हो तो वह इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर को कभी भूल से भी आपने डीसी सप्लाई दे दी तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो लिखो, ट्रांसफार्मर कभी डीसी सिद्धांत, जो कि डीसी पर कार्य नहीं करता है, किस पर करता है? एसी पर। तो लिखो, वहां पर आपका क्वेश्चन भी हो जाता है कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, किस सप्लाई पर कार्य करता है? एसी सप्लाई पर। हमेशा याद रखिए, ओनली एसी पर। लिखो, दोनों लिख लिया। चलो आगे। आगे आपको कहेंगे कि इसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, होने के कारण इसकी घर्षण हानियां क्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। इसमें घर्षण यानी इसका स्तर भाग होने की वजह, इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होने के कारण इसमें घर्षण हानियां नहीं होती है। लिखो, स्तर युक्ति होने की वजह से, स्तर युक्ति होने के कारण घर्षण हानि नहीं होती है। स्तर युक्ति होने के कारण इसमें कोई घर्षण हानि नहीं होती है। और इसकी स्तर युक्ति होने के कारण एडी करंट लॉस यानी भंवर धारा हानि या फिर शिथिल्य गुणांक भी कम होता है। इसमें एडी करंट लॉस या फिर इसको कहे तो भंवर धारा हानि या फिर इसका हिस्टेरेसिस लॉस या फिर शिथिल्य गुणांक क्या होता है? कम होता है। इसकी देखो, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि या फिर हिस्टेरेसिस लॉस यानी शिथिल्य हानि कम होती है। शिथिल्य हानि
शेतीली हानि कम होती है, क्योंकि ये भाग क्या है, स्थिर है। इसके कारण ये सब क्या होती है, एडी करंट लॉस और आपकी हिस्टैरिसीस लॉस है, ये सब क्या होता है, कम होने की वजह से इसकी दक्षता क्या होती है। अब नीचे लिखो इसकी दक्षता। एडी करंट लॉस कम क्यों होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम क्यों होता है, ये इसका स्थिर भाग के कारण से नहीं होता है, उसको आगे मैं बता दूंगा ये कम किस कारण से होता है। ठीक है, यानी इसमें जब आगे कोर की बात आएगी तो कोर में बता दूंगा, वाइंडिंग और कोर के अंदर बता दूंगा इसको भंवर द्वारा हानि क्या होती है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। यानी इसकी दक्षता की बात करें तो ये एक स्थिर भाग होने की वजह से इसमें क्या होता है, घर्षण हानि वगैरह सब कम होता है, शेतीली गुणांक ये सब कम होने की वजह से इसकी दक्षता कितनी होती है, 96 से 99%, 96 से 99% तक की इसकी दक्षता होती है। अगर इसका औसतन एवरेज में बात करें तो आपका 98% तक, तो मान लीजिए इसकी 98% दक्षता होती है। और अगर ट्रांसफार्मर को कभी डीसी सप्लाई भूल से भी दे देते हो तो इसकी वाइंडिंग जल जाती है। लिखो ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने से वाइंडिंग जल जाएगी। क्या हो जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर में का जो वाइंडिंग हाई वोल्टेज से जुड़ा है इसको HV और जो लो वोल्टेज से जुड़ा होता है उसको LV वाइंडिंग कहते हैं। अब LV और HV किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, इसको देखो टर्नों की संख्या अधिक है, इसमें टर्नों की संख्या कम है, तो ये देखो हाई वोल्टेज से जो भी संख्या वाइंडिंग जुड़ी होती है उसको HV हाई वोल्टेज, और जो कम टर्नों से है यानी लो वोल्टेज से जुड़ी होती है उसको LV कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें देखो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर शक्ति गुणांक हमेशा पश्चगामी होता है, तो लिखो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, नोट लगा के लिखो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लिखो शक्ति गुणांक क्या होता है, पश्चगामी। पश्चगामी होता है, क्या होता है, लीडिंग होता है। एक होता है लीडिंग और एक होता है लेगिंग। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर कभी भी विद्युत उत्पन्न नहीं करता है, ट्रांसफार्मर कभी भी विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पर यह क्या करता है, वोल्टेज व धारा को स्टेप अप यानी बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है, न कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने का कार्य होता है। कभी भी ऐसा नहीं माने कि ट्रांसफार्मर विद्युत धारा का उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो इसको उतारो, लिखो एक ट्रांसफार्मर दो या दो से अधिक युक्ति कुंडल के बीच चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तो अगर बात करें कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर। ठीक है, अब एक चीज आपने नोटिस की है पीछे, देखो आपकी जो साधारण ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, लगभग 96 से 99 तक होती है। ठीक है, लेकिन इसका औसतन माने तो 98 तक समथिंग होता है, और फिक्स मान लो 98 होता है उसका। लेकिन एक ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसकी दक्षता होती है 100%। 100% दक्षता कौन देता है, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर हमेशा 100% दक्षता देता है, जबकि यह देता नहीं है, एक कल्पना की हुई है। आदर्श ट्रांसफार्मर हमेशा क्या देता है, 100% दक्षता देता है।
ऐसे मान लिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 100% दक्षता कौन देता है, तो आप लिखिए आदर्श ट्रांसफार्मर, जबकि ये हमारा साधारण ट्रांसफार्मर 100% कभी नहीं देता है। ठीक है, 100% कभी नहीं देता है, ये कितनी देता है, 98 समथिंग पहुंच जाता है। तो एक चीज और याद रखिए, सिद्धांत पर कार्य करे, तो हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय सिद्धांत पर, चुंबकीय सिद्धांत पर, सिद्धांत पर। अब देखो, जो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर है वह किस पर करता है, वह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी उसको आप बोले तो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमेशा स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब एक चीज लिखो, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, ऑटो ट्रांसफार्मर। लेकिन ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत समझने के लिए आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना की गई है। ठीक है, जिसकी दक्षता 100% होती है। अब इसकी दक्षता कितनी होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, कितनी होती है, 100%। अब 100% ऐसा मान लेते हैं, जबकि होता तो किस में, लेकिन ये कह रहे ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इसमें तो हर प्रकार की हानियां वगैरह तो एकदम से कम होती होगी, इसकी वजह से कल्पना है, एक तरह से माना नहीं गया। इसकी दक्षता क्या होती है, 100% होती है, इसमें शक्ति हानियां शून्य होती है, यानी इसमें सभी हानियां क्या होती है, हानियां क्या होती है, शून्य होती है। भाई सभी हानियां शून्य होती है तभी जाकर आपकी दक्षता तो 100% होती है ना, यानी इसमें 100% दक्षता तभी संभव है जब ट्रांसफार्मर की करोड़ हानियां या फिर फ्लक्स हानियां या फिर शरण हानियां, ये सब क्या भंवर हानियां वगैरह सब क्या है, एकदम से शून्य होती है, तब जाकर आपका दक्षता कितनी 100% पहुंच जाती है। ठीक है, चलो ये लिख लिया होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, लिखे आदर्श ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। इसमें वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रहता है, शून्य रहता है। इसमें कॉपर हानि या फिर देखो करोड़ हानियां सब क्या होती है, शून्य रहती है। इसमें सभी प्रकार की हानियां यानी कॉपर हानियां या फिर करोड़ हानियां, करोड़ हानि बोले तो इसमें जो वाइंडिंग की कोर होती है, कोर हानियां वगैरह से तिल गुणांक सब क्या होता है, एकदम से शून्य होता है। शून्य होता है तब प्रतिरोध क्या आता है, प्रतिरोध भी आपका एक तरह से शून्य होता है। और इसमें लीकेज फ्लक्स वगैरह शरण फ्लक्स सब क्या होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता है। और बिल्कुल नहीं होता है तो आपकी दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। और 100% ये एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर ये क्या है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। इसमें इनपुट पावर समान होता है। इसमें देखो दोनों वाइंडिंग क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, समान होती है। इनपुट पावर व आउटपुट पावर समान होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें 33,000 दिया और यहाँ से 11,000 लिया, ऐसा नहीं है। इसमें अगर 11,000 दोगे तो यहाँ से 11,000 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर पारगम्यता समान होती है। इसकी दक्षता 100% जब जाकर होती है। ठीक है, चलो अब चलो आगे कोर के बारे में देखते हैं। ये होती है आपकी एक तरफ से कोर। इसमें देखो कोर किसकी बनी होती है, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी हुई कोर सबने देखा है। ट्रांसफार्मर के अंदर जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है, जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, करोड बोलते हैं या फिर कोर बोलते हैं। करोड या फिर कोर बोलते हैं। ये किसकी बनाई गई है, नरम लोहा की। किसकी बनाई जाती है, नरम लोहा की। ठीक है, अब इसमें आपको देखा जाता है कि ये एक तरह से कंप्लीट जैसे आपको दिख रही है इस प्रकार एक लोहे की नहीं बनाई गई है। क्या नहीं बनाई गई है कि लोहे की नहीं बनाई गई है, ये पतली पतली पत्तियों की,
यानी नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया गया है। फिर इसको क्या किया गया है, एक जगह जोड़कर इसको लेमिनेशन करके फिर इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। अब मान लीजिए कि इसको देखो पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाया जाता है, जिससे क्या इसके अंदर एडी करंट लॉस से कम हो, क्योंकि इसको अगर चाहे तो ये चौकोर डब्बी लोहे की भी बना सकता है। लोहे की बनाने से आपकी एडी करंट लॉस यानी भंवर धारा हानि आपकी ज्यादा होगी। इसकी वजह से आपको पतली पतली 0.35 से 0.5 mm की पतली पत्तियों से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो ई आकार की और एल आकार की क्या ली जाती है, पत्तियां ली जाती है। एक ई आकार की और एक एल आकार की। तो मान लीजिए ये आपको चौकोर दिख रहा है तो आपको इस आकार की पत्ती ले लीजिए। ठीक है, तो एक साइड आपको सी आकार की ले लीजिए, फिर एक साइड एल लगा लीजिए, फिर उस साइड में सी लगा कर इस साइड में एल लगा लीजिए। इस ऐसे करते करते आप इसको कंप्लीट पूर्णतः बनाकर इसको लेमिनेटेड किससे करोगे, वार्निश द्वारा लेमिनेटेड किया जाता है। क्योंकि इसमें ये अगर चालक होगी, विद्युत की अगर चालक होगी तो इसमें आपने यहाँ सप्लाई दी तो सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से पहुंच जाएगी। लेकिन क्या करेंगे, इसको लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि इसमें सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई चुंबक के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर पहुंचनी चाहिए, न कि अगर वाइंडिंग है जो कि आपकी इंसुलेटेड नहीं होगी, वार्निश द्वारा इंसुलेटेड नहीं होगी, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ दिया, ये वायर यहाँ टच हुआ तो यहाँ चली जाएगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, वाइंडिंग तार है जो कि स्वयं कभी हमेशा क्या होता है, विद्युत का अचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वैसे तो चालक होता है लेकिन इसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, ये आवरण चढ़ा जाता है तो इसलिए वह भी एक तरह से इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो हमेशा कोर है जो किसकी बनी जाती है, नरम लोहा की। याद रखिए ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनाई जाती है, नरम लोहे से। और हमेशा इस कोरों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इसके अंदर बीच के अंदर आपका वायु अंतराल बिल्कुल भी नहीं रहे। और वायु अंतराल रहने से आपको पता है इसके अंदर वायु जाएगी, और वायु जाएगी तो आपको पता है भयंकर नुकसान वगैरह सब होंगे। ठीक है, इसमें सिलिकॉन वगैरह भी मिलाया जाता है क्योंकि इसके जो कि रेजिस्टेंटिव यानी प्रतिरोधकता वगैरह सब बढ़ाने के लिए इसके अंदर जो क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है। और ज्यादा सिलिकॉन इसलिए नहीं मिलाया जाता है क्योंकि ये ज्यादा सिलिकॉन मिला से भंगुर हो जाएगी और भंगुर होने से आसानी से टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं मिलाया जाता है। कितने परसेंट से, समथिंग लगभग 3% से ज्यादा इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। तो चलिए इसके बाद में बात करें, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग अच्छी चुंबकशीलता प्रदान करते हैं। यानी इसका सिलिकॉन का क्यों किया जाता है, इसलिए कि इसमें हिस्टेरेसिस से हानि वगैरह कम होती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी देखो पत्ती की मोटाई कितनी रखी जाती है, इसकी पत्ती की मोटाई कितनी रखी जाती है, तो मोटाई की बात करें 0.5 से 0.35 समथिंग, 0.5 से 0.3। तो यहाँ पर पूछा जाता है ट्रांसफार्मर की क्रोड की मोटाई कितने mm होती है, तो 0.5 से 0.3 mm, 0.35 mm। अगर इसमें देखो आवृत्ति की बात करें तो 0.5 वाली शायद समथिंग 25 HZ, 0.5 वाली शायद 25 HZ का हो तब, और 0.35 वाली जब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की जरूरत हो तो उस समय किया जाता है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपके कोर के बारे में। उसके बाद में बात करें में हम वाइंडिंग की। ठीक है, ये हो जाएगी वाइंडिंग आपको समझ में आ रही होगी कि यहां से देखो सबसे पहले इसको इस प्रकार एक जो लपेटी गई वायरों की संख्या है, यह आपकी प्रथम यानी प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग है। फिर यहां देखो आगे की साइड एक दूसरी वाइंडिंग की गई है, उसको क्या बोलती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है,
क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। याद रखिए दोनों वाइंडिंग आपस में विद्युत से नहीं जोड़ी जाती है, किससे जोड़ी जाती है, चुंबक से। किससे जोड़ी जाती है, चुंबक। यानी दोनों में, इसमें और इसमें जब विद्युत प्राप्त होती है तो बीच के अंदर क्या बनती है, चुंबक बनती है, और चुंबक के द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखो पहले स्टेप अप के बारे में समझा दूं, उसके बाद में स्टेप डाउन के बारे में समझा देते। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूं, ठीक है, एक होता है स्टेप अप, स्टेप अप। अब स्टेप अप में देखो यहां पर टर्नों की संख्या क्या होती है, कम। टर्नों की संख्या क्या होती है, प्राथमिक में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम। लिखो टर्नों की संख्या कम। ठीक है, दूसरी चीज ऐसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो आप 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, और यहां पर देखो टर्नों की संख्या कम है तो यहां पर लिखो टर्नों की संख्या ज्यादा। संख्या ज्यादा, और यहां पर 11,000 है तो यहां पर कितना होगा, 33,000। ठीक है, यहां पर आप कुछ भी समझ सकते हो। यहां पर अगर 33,000 देते हो तो वहां पर आप 132 के भी ले लो, यानी इसमें कुछ भी ले लो। यहां से स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बड़ा होना चाहिए, वोल्टेज कम, वोल्टेज कम, वोल्टेज अधिक। वोल्टेज अधिक, धारा अधिक, धारा अधिक, धारा कम। ठीक है, और अगली चीज ऐसे लिखो, और ये इसमें किससे जुड़ी जाती है, चुंबक से जुड़ी जाती है। ठीक है, यहां पर देखो टर्नों की संख्या कम होती है, उसमें ज्यादा होती है, इसमें वोल्टेज कम होता है, उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है। इसको प्राथमिक कॉइल या फिर इसको सेकेंडरी कॉइल। अब एक चीज और, प्राथमिक कॉइल को किससे जोड़ा जाता है, सप्लाई से, सप्लाई से जोड़ा जाता है, जबकि सेकेंडरी कॉइल को किससे जोड़ा जाता है, लोड से, लोड से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ा कर देना। ठीक है, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, वोल्टेज को, वोल्टेज को बढ़ा कर देना, देना स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा कर देना स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको नोट करो, और ये वाइंडिंग किससे की जाती है, ये वाइंडिंग हमेशा कॉपर से की जाती है। लिखो, दोनों वाइंडिंग है जो किससे की जाती है, कॉपर से की जाती है। लिख लिया, चलो अब बात करते हैं स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन में सेम ही प्रोसेस रहेगी, इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, टर्नों की संख्या ज्यादा, स्टेप
डाउन। ठीक है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा। ठीक है, इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, इसमें टर्नों की संख्या कम होगी। टर्नों की संख्या कम होगी। इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा, उसमें वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज कम होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें 33,000 वोल्टेज, तो इसमें 11,000। ठीक है, 11,000 वोल्टेज, इसमें 11,000 वोल्टेज। ठीक है, और इसमें टर्नों की संख्या अधिक हो जाएगी, इसमें टर्नों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, और इसको किसे सप्लाई से संयोजित कर दो, इसको लोड से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पर काम में लिया जाता है? तो हमारे गांव के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, अब आपको देखो पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप कहां पर काम किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पर काम किया जाता है। ठीक है, जो गांव सबसे पहले तो देखो छोटे स्टेशनों में, बड़े जो कि 132 के जीएसएस से, हमारे छोटे शहर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 33 के जीएसएस, तो इसके अंदर आपका 33,000 वोल्टेज पीछे से आता है और वह हमें 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे गांव को प्रदान कर देते हैं। तो वह 33 को 11 में कन्वर्ट किया, क्या हुआ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और फिर वह इसने 11 करके हमारे गांव वाले को दे दिया, और गांव के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है इसके अंदर 11,000 वोल्टेज आ गए, लेकिन हमारे घरों के अंदर 11,000 का करे क्या? ठीक है, तो 11,000 को कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे गांव के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वह 11,000 को इनपुट करके आउटपुट में 650 वोल्टेज प्रोवाइड करा देता है। तो 11 को 650 में कन्वर्ट करना, मतलब ये भी एक तरह से स्टेप जो कि डाउन ट्रांसफार्मर हो गए। हमारे घरों के अंदर कितने पहुंच गए? जो कि 650 कितने के थे? 3 फेज के। हमें घरों के अंदर एक फेज लिया, उसमें से एक न्यूट्रल लिया, तो उसमें कितने? 230 वोल्टेज हमें प्राप्त हो गए। अब एक चीज सपोज करो कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है, मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो हमारे मेन सप्लाई के अंदर कितने वोल्टेज है सिंगल फेज के लिए? सिंगल फेज में वोल्टेज 230 होते हैं। सिंगल फेज में वोल्टेज कितने होते हैं? 230। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, हम जो मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो मोबाइल चार्जर है जो कि 230 वोल्टेज में लगा दिया, और इधर आपकी जो पिन है वो मोबाइल के अंदर लगा दी। अब मान लीजिए 230 वोल्टेज अगर डायरेक्ट हमारे मोबाइल के अंदर चली जाए तो मोबाइल का क्या हाल कर देगी पता है? लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मोबाइल चार्जर के अंदर भी एक छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। उसको क्या करेंगे, वह 230 को किस में कन्वर्ट करेगा? 3 वोल्ट। कितने? 3 वोल्टेज। किसमें? 3 वोल्ट। जितनी मोबाइल की क्षमता है, 3 की है, 1 की है, 2 की है या फिर 6 की है, तो वह 230 वोल्टेज को किस में कर देगा? 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मोबाइल चार्जर के अंदर क्वेश्चन आया एक बार क्वेश्चन आया था कि मोबाइल चार्जर के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा जाता है या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर? तो आप नोट लगा के लिखे, मोबाइल ट्रांसफार्मर के जो मोबाइल चार्जर के अंदर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि इसका आपको अच्छी तरीके से पता है। उधर मोबाइल चार्जर लगाया जाता है और उसका स्विच भी ऑन है, फिर भी इसके अंदर देखो करंट तो है, अच्छी तरीके से पता है, तो इसके अंदर करंट पता है, चार्ज लगाओ चार्ज चला जाएगा। लेकिन उसी पिन को आप क्या करेंगे,
मान लीजिए जीभ के अंदर टच कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि किसी किसी नहीं देखा है कि इसके अंदर देखो सप्लाई तो आ रखी है, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, तो जीभ के अंदर लगाते हो आप, तो मान लीजिए अगर इसके अंदर स्टेप अप जो कि डाउन ट्रांसफर नहीं होता, 230 वोल्टेज डायरेक्ट जीभ के टच करके देखो, मोबाइल चार्ज कर देता है, फिर नहीं देता, मोबाइल चार्ज कोई और देखता है फिर आपको। तो इसलिए आप क्या करिएगा, मोबाइल चार्जर के अंदर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, नोट लगा के लिखे, मोबाइल चार्जर के अंदर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है वाइंडिंग के बारे में। तो वाइंडिंग के बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और वाइंडिंग की जाती है कॉपर से, यानी आप तांबे से की जाती है, ठीक है, और वह भी इंसुलेटेड कॉपर से की जाती है।